गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट चैप्टर ओवर हो गया आपका। मैं आशा करती हूँ कि आपको फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी ग्रह है एक, ये सबको पता है, लेकिन ये ग्रह कैसे बने। पृथ्वी के अलावा और 7 ग्रह हैं, कुल मिला के हमारे 8 ग्रह हैं। पहले 9 कहे जाते थे, प्लूटो को निकाल दिया क्योंकि वो ड्वार्फ प्लानेट है, बोना प्लानेट है, यानी उसकी जो आकृति है वो उसको एक ग्रह नहीं होने देती। अब जो 8 प्लैनेट्स हैं पृथ्वी को मिला के, वो सब कैसे बने, और ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर ही चक्कर काटते रहते हैं, ये भी क्यों होता है। पृथ्वी कैसे एक ग्रह के रूप में बनी, कैसे स्थलमंडल आया, जलमंडल आया, वायुमंडल आया, जीवन आया, ये सब आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानना चाहेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी। देखो, तुम्हारी बुक में 2 सिद्धांत दिए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति में, आरंभिक सिद्धांत। पहले तुम्हें मैं जनरल समझाती हूँ और फिर उसको अंडरलाइन करेंगे। 2 सिद्धांत हैं। पहला है निहारिका सिद्धांत, जिसको तुम्हारी बुक में दिया हुआ है नेबुलर हाइपोथेसिस करके। निहारिका सिद्धांत भी लिखा है। निहारिका का मतलब एक तारा था, बहुत तेज गति से घूम रहा था। उसका आउटर पोर्शन धीरे धीरे ठंडा होता गया, और जैसे ही वो ठंडा हुआ वो कट के अलग हो गया। लेकिन अलग होने के बाद भी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो उसके चारों ओर चक्कर ही लगाता गया। तो हम देखते हैं, सूर्य है एक, निहारिका जो है, जो पुराने को निहारिका कहा गया, वो सूर्य है। सारे जितने भी आउटर पोर्शंस कट के अलग हुए वो ग्रह बन गए, और वो ग्रह सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर काट रहे हैं। ये है नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका सिद्धांत। इसको कांट और लाप्लेस ने दिया था। इमैनुअल कांट और गणितज्ञ था एक लाप्लेस, उसने दिया था। अब इस थ्योरी को मानने वालों ने माना, जिन्होंने नहीं माना उन्होंने छोड़ दिया। कुछ और ने एक और थ्योरी बताई जिसे बोलते हैं द्वितारा सिद्धांत। ये चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने द्वितारक सिद्धांत दिया। इन्होंने ये कहा कि एक तारा नहीं था, एक तारा था फिर दूसरा तारा था, दोनों तारे घूम रहे थे, घूमते घूमते आपस में टकरा गए। टकराने से दोनों के जो पार्ट्स थे वो अलग हो गए और वो ग्रह बने। अब कोई भी ऐसे सिद्धांत को तो मानेगा नहीं। अब विचार ये आया कि अगर 2 तारे थे, ऐसे घूम रहे थे वो, तो एक तारा तो सूर्य है, दूसरा कहाँ गया, है ना। और अगर दोनों से कट के निकले ग्रह, तो वो सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं। तो ये थ्योरी जो थी चैम्बरलेन और मोल्टन की, ये आगे जाके सर जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी ने भी इसको तर्क के साथ नहीं माना, और ये थ्योरी खारिज कर दी गई। खारिज का मतलब है नेगोशिएट कर दिया गया इसे, कि ये सच नहीं है, पहले वाली थ्योरी सच है जो कांट और लाप्लेस ने बताई थी। उसका रीज़न ये है कि उसके उस सिद्धांत को जो सिद्ध करते हैं वो प्रमाण आज भी हैं। एक तारा सूर्य आज भी है, जो जो ग्रह उससे कटे वो आज भी हैं। और फिर देखो कितना ध्यान से इस थ्योरी को स्टडी किया गया कि जो ग्रह उससे कट के बने वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, साथ में वो भी ठंडे होते गए, उनका आउटर पोर्शन भी उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो बन गए हमारे उपग्रह। जैसे कि पृथ्वी का चांद, और हम चांद को क्या बोलते हैं, चंदा मामा। मामा यानी एक ही, मामा कौन होता है, जो एक ही माँ का पैदा हुआ भाई हो, है ना। तो इसी कंसेप्ट को समझ लो, हम उसको मामा बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो एक ही तारे से टूटे हुए 2 पार्ट्स हैं। एक पृथ्वी बन गई, पृथ्वी के घूमने से जो तेजी से हुआ वो दूसरा चांद बन गया, जो उपग्रह कहलाया। हर एक ग्रह के उपग्रह हैं।
एक पृथ्वी एकमात्र ऐसा है जिसका एक ही उपग्रह है। किसी के 22 हैं, किसी के 40 हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें अंडरलाइन कराऊंगी। यानी ग्रह जो हैं जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रह हो, एक ही उपग्रह हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए अब इसको ही आप बुक में मार्क कर लीजिए ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या क्या जो है उसको दोबारा से पढ़ना है। अब इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति जहाँ लिखा है वहाँ से आप मार्क करेंगे और ध्यान से मार्क करिए, ये क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। थर्ड लाइन से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है जो 1796 में लाप्लेस ने दिया, जिसे निहारिका परिकल्पना के अनुसार के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने ये सारा क्या बताया, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो सूर्य की युवावस्था से संबंध थे। क्लियर, यहाँ तक हो गया ये पहला सिद्धांत। अब दूसरा फिर उसी के बाद से ही मार्क कर लो। बाद में 1900 में चैम्बरलन और मोल्टन ने दिया। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से ये सारा मार्क करते हुए आप पूरा यहाँ तक आओगे ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये दो थ्योरी जो हैं वो अलग अलग से मैंने तुम्हें अंडरलाइन करा दी और तुम्हें समझ भी आ गई होंगी सिंपल वर्ड्स में। अगर बुक की लैंग्वेज ना समझ आई हो तो जो मैंने तुम्हें बताया है उसको ध्यान से सुन लो। एक बार बेटा क्लियर नहीं होता, यू कैन रिवाइज इट, बार बार सुन सकते हो आप। इसके बाद जो है वो सर जेम्स जीन्स और सर हेराल्ड जेफरी जिन्होंने इस मत का समर्थन किया, उन्होंने इसे द्वितारक सिद्धांत के रूप में जाना। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि पहले एक तारा था, फिर उन्होंने द्वितारक सिद्धांत दिया तो वो द्वितारक सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। अब इसके बाद 1950 से मार्क करो। 1950 में ऑटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किए और फिर उनके विचार से सूर्य एक निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम और धूल कणों से बनी थी और इन कणों के घर्षण के टकराने से चपटी तश्तरी के आकृति का बादल बना और फिर उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो लास्ट में शिमिड और वाइजास्कर ने ये बता दिया कि निहारिका परिकल्पना ही सही है, नेबुलर हाइपोथेसिस इज द करेक्ट। बाकी द्वितारक सिद्धांत को उन्होंने एकदम सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसमें कई त्रुटियां थी, उनके प्रमाण नहीं थे, इसीलिए ये माना गया कि निहारिका कल्पना जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसके द्वारा हमारा सौरमंडल बना, क्योंकि सूर्य एक तारे के रूप में हमें आज भी दिखाई देता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है आधुनिक सिद्धांत। ये तो बहुत पुराने थे, 1900 से पहले के। आप देखो पहला वाला सिद्धांत 1796 का था। तो जो नए समय में हुए 19वीं 18वीं 17वीं शताब्दी के आसपास है ना, उनको बोला गया आधुनिक सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांत में थर्ड लाइन से मार्क करो तुम। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से मानी जाती। बिग बैंग समझते हो ना, कोई चीज़ बहुत ज़ोर से टकराई, दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हुई तो बैंग की आवाज़ आती, उसी से ये बना है बिग बैंग सिद्धांत। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है और 1920 में इसे एडविन हब्बल ने प्रस्तुत किया। प्रमाण दिए उसने और उसने ये कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब उसने ब्रह्मांड समझते हो ना, यूनिवर्स जो है, जैसे कि वायुमंडल के आगे ब्रह्मांड होता है। वायुमंडल की परतें होती हैं, शोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल और फिर ब्रह्मांड। तो उसी को उसने बोला कि उसका विस्तार हो रहा है, जिसमें तारे, सूरज और बाकी सारे ग्रह होते हैं। अब उसने इसको सिद्ध करने के लिए एक बैलून लिया। आप एक बैलून लीजिए, फ्रेश बैलून लीजिए जिसको तुमने फुलाया ना हो, ठीक है। अब उस बैलून पे आप मार्क कर दीजिए, डॉट पेन से छोटे छोटे क्रॉस लगा दो ऐसे करके। उसके बाद जब आप उसमें हवा भरोगे
फुलाओगे जब उसको, तो आप देखोगे वो छोटे छोटे मार्क्स जो बिल्कुल पास पास लगाए थे, हवा भरते ही वो फैलते चले गए, विस्तार हो गया उसका। तो यही उसने बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो इसी तरह से विस्तारित बढ़ता जा रहा है। ये डायग्राम है ना बेटा, ये वाला, इस डायग्राम में, और तुम्हें जो मैं समझा रही हूँ वो ये सारा मैंने बताया है। उसका मतलब ये है कि हमारा ब्रह्मांड एक बैलून की तरह हवा के कारण फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उस विस्तारित ब्रह्मांड में वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो आकाश गंगाएं होती हैं, गैलेक्सीज, उनमें दूरी बढ़ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड बहुत विस्तारित रूप लेता जा रहा है। अब आगे जाके ये क्या रूप लेगा ये किसी को पता नहीं है, वैज्ञानिक सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं। होना क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। ये एक ऊर्जा या शक्ति है जो इसको संचालित करती है। उसको आप भगवान मान लो, उसको आप ऊर्जा मान लो, कुछ भी मान लो। क्लियर हो गया? इसको आप पढ़ोगे। और ये बिग बैंग सिद्धांत का ये चित्र है, उसने बताया कैसे पहले ऐसे हुआ, फिर ये इस तरह से विस्तारित हो गया। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो 3 विशेषताएं दी हैं आपको। पहली दी है कि जिनसे ब्रह्मांड बना है वो सारे पदार्थ छोटे छोटे गोलक हैं, इस तरह से। दूसरा, छोटे छोटे गोलकों में भीषण एक ड्रास्टिक एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से आज से 13.7 अरब वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने माना कि ये बिग बैंग में विस्फोट हुआ था। और ये रिसर्च करते रहते हैं, सिद्ध भी करते रहते हैं। पृथ्वी के नीचे ये चल रहा है एक्सपेरिमेंट कि कैसे बिग बैंग हुआ होगा, फिर कैसे ग्रह बने होंगे, ठीक है। लेकिन अप टू योर लेवल 11th में तुम्हें यही पढ़ना है कि ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है, किसने दिया और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैं पढ़ रही हूँ ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और 1 सेकंड के अल्पांश के अंदर अंदर ही बिग बैंग विस्तारित होने लगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। फिर थर्ड उसने बताया कि इस विस्तार के कारण जो टेम्परेचर था वो 4500 केल्विन तक गिर गया। गिर गया मतलब हिमयुग आ गया। पढ़े है ना तुमने, आइस एज, वाटर एज। पूरी पृथ्वी पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई तो आइस एज हो गया। पूरी पृथ्वी पे पानी ही पानी हो गया तो वो वाटर एज हो गई। तो ये हुआ है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और आप पुराणों में भी पढ़ोगे ना तो उसमें भी आपको ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कभी आइस एज आ गया, कभी वाटर एज आ गई, कभी पूरा रहने लायक हो गया ग्रह। ये चेंजेस आते रहते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ज्योग्राफी इतना लाइवली सब्जेक्ट है और जब तुम पढ़ोगे इसमें इतना अच्छी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होगी, तुम और जानने की कोशिश करोगे। और उसके लिए गूगल जी हैं। एनीथिंग यू हैव टू आस्क, आप गूगल पे क्वेश्चन डालो, वो उसका आंसर देगा। और तुम्हें हैरानी होगी कि आज तक तुम उससे वंचित क्यों थे। दैट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन अगर आप पृथ्वी के बारे में जानकारी लेते हो। अब नेक्स्ट है तारों का निर्माण, कैसे तारे बने। देखो, उसने शुरू में मार्क करो, ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और फिर उसने बताया, जो ये तुमने भी पढ़ा होगा, साइंस में, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, कि ऊपर से जो लाइट आती है उसकी दूरी लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। नीचे देखो आपकी बुक में भी लिखा है लाइट ईयर्स, लिखा है ना। तो उनकी दूरी को हजारों प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। इस तरह से पूरा ये अंडरलाइन करने की बजाय आप एक तो लाइट ईयर मार्क करिए, एक शुरू की 2 लाइनें मार्क करिए और एक लास्ट में मार्क करिए कि एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका
कहा गया। एक बहुत बड़ा आकाश बादल था या एक तारा था जो धीरे धीरे फैलता चला गया। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो टकराया, उससे ग्रह बनते गए, उसका फैलाव हुआ और ग्रह बने, उपग्रह बने, तो वो धीरे धीरे फैलता गया। और लास्ट की लाइन मार्क करो कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। क्लियर? अब इसको ना तुम थोड़ा चैप्टर को पढ़ो, मैं बार बार कह रही हूँ चैप्टर पढ़ो। चैप्टर पढ़ो में होता क्या है, आपको पता चलता है कि लैंग्वेज कैसे लिखनी है। अगर कोई क्वेश्चन आता है हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, तो इसको पढ़िए। 16 पेज पे जो प्रकाश वर्ष लिखा है उसको भी पढ़िए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे जो फिर पढ़ाया जाए वो तुम्हें समझ में आए। आशा करती हूँ तुम इसे पढ़ोगे और तुम्हें जो भी समझ में आएगा उस जानकारी को अपने दिमाग में कैद करो, ताकि रिवीजन में और क्वेश्चन आंसर करने में तुम्हें वो हेल्पफुल हो। आई होप you will learn something and you will get more information through your geography subject। और जैसे मैं कहती हूँ, ज्योग्राफी को जियो और खुशी से जियो, खुशी खुशी पढ़ो, मस्ती में पढ़ो। जो नहीं आता गूगल बाबा जी को एक बार सर्च में डाल दो, नहीं तो मेरे से पूछ लो, और फिर उस जो कंसेप्ट्स है ना तुम्हारे, वो तभी क्लियर होंगे। क्लियर? आई होप you may understand the lesson and you may ask your queries. Okay, thanks a lot। और आप मेरी वीडियोस देखते हैं उनको लाइक भी कीजिए, उनको सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके साथ साथ अपने कमेंट्स भी भेजिए। अगर कोई और ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनको शेयर भी कर सकते हो जो दूसरे स्कूलों के हैं, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिट रहे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।